अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी ओप की लैब 3 है। और ओप की लैब 3 में हम जो कंटेंट के लिए करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है लूप्स। आज की लैब में हम जो सबसे पहले जो चीज़ हम स्टडी करेंगे उसमें लूप्स हैं। लूप्स में डू वाइल लूप्स, वाइल लूप्स, फॉर लूप को कवर करने के बाद हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। और फंक्शंस में हम देखेंगे कि फंक्शंस किस तरह हम सी प्लस प्लस में हम डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आज ही के लेक्चर में अरे को भी क्लियर करें। ये हमारे लैब 3 के कंटेंट हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लैब लैब पे। दूँ कोई भी लूप एवरी लूप कैन बी डिफाइंड बाय 3 वे। कोई भी लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो डू वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, ये 3 ही लूप हैं बेसिक। हर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर लूप का एंडिंग पॉइंट होता है और हर लूप का सीक्वेंस ऑफ मूविंग होता है। जब भी आप किसी लूप का आपको अपने माइंड में सोचेंगे या आप लूप को स्टडी करेंगे तो आपने ये 3 पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने कि आइदर कि इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इस लूप का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है और इस लूप में सीक्वेंस ऑफ मूविंग क्या है। आइदर इस लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट के हिसाब से मूविंग हो रही है, या डिक्रीमेंट के हिसाब से मूविंग हो रही है, या कोई और मूविंग है, सीक्वेंस ऑफ मूविंग। while repetition statement while repetition statements specify that a program should repeat an action while the given condition remains true. ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली ये कह रही है कि आपकी जो लूप्स होती हैं रिपीटिशन स्टेटमेंट के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो लूप चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल सीडो कोड अगर स्टेटमेंट अगर हम देखें, वाइल देयर आर आइटम्स ऑन माई शॉपिंग लिस्ट परचेज द नेक्स्ट आइटम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 आइटम है आपकी शॉपिंग लिस्ट में। आप वन आइटम आपने परचेज़ किया, फिर सेकंड आइटम परचेज़ किया, फिर थर्ड आइटम परचेज़ किया। जब आप 10 आइटम पे पहुंच जाएंगे तो आपकी शॉपिंग लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो उसके बाद आप परचेज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी शॉपिंग लिस्ट ही एम्प्टी हो गई है। तो इस वजह से इस तरह के सिनेरियो को आप लूप के थ्रू आप थोड़ा सा एग्जामिन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं वाइल लूप। स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप कैन बी डिफाइन एज, आपका वाइल का कीवर्ड आएगा। ये बेसिकली हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस में आपके पास जो वाइल है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास है ये कंडीशन है। यहाँ पे जो इस स्मॉल ब्रैकेट्स में जो कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे हमेशा कंडीशन आएगी। वो कंडीशन एक्स लेस देन वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। और कंपाउंड कंडीशन भी हो सकती है, मल्टीपल कंडीशन भी इसमें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वाइल्स की बॉडी आएगी कर्ली ब्रेसेस से के अंदर। और यहाँ पे अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन ऊपर ट्रू होगी। अब स्टूडेंट ये हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम है। हमने मेन के अंदर का मैंने कोड का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने एक्स क्या किया, डिक्लेयर भी किया और साथ ही इनिशलाइज भी कर दिया 0। इंट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन भी हुई है और इनिशलाइजेशन भी हुई है, इनिशलाइजेशन। और उसके बाद वाइल लूप हमने लगाई और एक्स लेस देन 9, ये इसकी कंडीशन है और ये कंडीशन ही इसका एंडिंग पॉइंट भी है। मीन ये वाइल लूप जब भी x 9 से लेस देन और इक्वल टू 9 पहुंचेगा ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। लेस देन 9 तक तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, पर जो ही x 9 होगा तो कि ये क्या हो जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और जो वाइल लूप के अंदर बॉडी है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट बैकस्लैश हम 4 स्पेस के साथ x को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। और हर बार हमने क्या कर रहे हैं, x में +1, x इज इक्वल टू x + 1, x में +1 भी कर रहे। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, मूविंग ऑफ सीक्वेंस। वाइल लूप किस सीक्वेंस में मूव कर रही है, वाइल लूप में हर दफ़ा एक +1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। और इसका कोड का अगर हम आउटपुट अटैच करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये स्टार्टिंग में 0 था, इस वाइल लूप फर्स्ट टाइम चली
ये एक्स क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्स स्पेस से उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्स में +1 हो जाएगा, एक्स में 1 क्या हो जाएगा, 0 था 1 हो जाएगा। जो 1 होगा फिर ये वैल्यू यहाँ पे जाके एक्स यहाँ पे वैलिडेट होगा कि आइदर के जो x1 है, एक्स की जो वैल्यू 1 है वो <9 है कि नहीं। 1 <9, ओके ट्रू। फिर वो आएगा, ये स्क्रीन पे ये x प्रिंट होगा। और ये कैसे प्रिंट होगा, ऐसे 1 प्रिंट हुआ। फिर 1 के बाद फिर +1 होगा, और x में जब 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और फिर इसके बाद फिर ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर जाएगी और ये कंपेयर होगा 2 <9। अगर 2 <9 हुआ जो कि है तो कंडीशन ट्रू है, फिर वैल्यू चलेगी। फिर लाइव वैल्यू चलेगी भी, ये फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद x में फिर +1 होगा, मतलब 2 + 1 x = x + 1। x क्या था 2, 2 + 1 3, और x को क्या आसान है 3। और फिर ये वापस ऊपर जाएगा और वाइल लूप में फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो x है ये <9 है, 3 is <9, ओके ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल लूप के अंदर आएगा और ये स्क्रीन प्रिंट होगा। यहाँ तक करते करते जब ये 8 होगा, जब x = x + 1, 8 प्रिंट हुआ और x + 1 हो गया, और x = क्या हो गया 9। तो ये वाइल लूप में जब कंडीशन चेक होगी 9 <9, कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये स्क्रीन तक सिर्फ ये आउटपुट आएगा। स्टूडेंट अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जैसे ही मैंने ये डव C++ में सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे साथ साथ में रन करके आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। मैंने जस्ट स्क्रीन पे आउटपुट जो है क्या की हुई है, डिस्प्ले की हुई है, ताकि आप आउटपुट साथ अटैच की हुई है मैंने लैब मैनुअल में, ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो, क्योंकि हमारा लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है। तो आप साथ साथ क्या करें, आप साथ साथ ये कोड राइट करें जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और उसके आउटपुट जो है, जैसे आप लैब में हम काम करते थे, हम हर कोड को लिखते थे, वहीं पे स्टूडेंट्स आप सब लिखते थे और साथ स्क्रीनशॉट अटैच करते थे और एक वर्ड फाइल मेंटेन करते थे। ऐसे ही आपने ये क्या करना है, आपने ये कोड लिखना है, और जैसे में ये मेरी आउटपुट आ रही है साथ इसका स्क्रीनशॉट अटैच करके आपने हर टास्क 1 बाय 1 अपने साथ नोट करते जाना, अपने साथ पूरा एक मैनुअल बनाते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि इस वाइल लूप को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रोग्राम पे। अगला प्रोग्राम क्या करता है, अगला प्रोग्राम ये करता है कि इंट मैन के अंदर हमने x को क्या किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, x = 15, और वाइल लूप हमने क्या लगाई, वाइल लूप, और इसमें कंडीशन लगाई x > 0, मीन ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और कंडीशन ये है कि जब तक x > 0 रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलेगी। ये वाइल लूप कब तक चलेगी, x15 से लेके x > 0। अब हमने वाइल लूप रिवर्स में लगाई है, मतलब कि हमने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो <0 रखा है, और 0 तक हम उसको चलाएंगे उससे रिवर्स में। और ऐसे ही हमने इसमें क्या किया, सी आउट, और इसमें हमने हर लाइन में इंड एल भी किया, क्योंकि ये न्यू लाइन में चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 15 प्रिंट होगा, फिर उसमें x - 1। अब ये डिक्रीमेंट में हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ मूविंग क्या है इसमें सीक्वेंस ऑफ मूविंग डिक्रीमेंट है, वाइल लूप डिक्रीमेंट में जा रहा है, डिक्रीमेंट में हो रहा है, हर 1 बाय 1, हर जब लूप चलेगी 1 बार फिर इसमें डिक्रीमेंट होगा, फिर एक बार फिर चलेगी फिर डिक्रीमेंट होगा, थर्ड बार चलेगी फिर डिक्रीमेंट होगा, फोर्थ बार चलेगी फिर डिक्रीमेंट होगा। हर बार x में से डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। सो हमारे पास जब ये लूप ऐसे चलेगी और हमारे पास ये स्क्रीन पे ये आउटपुट डिस्प्ले होगा, और लास्ट पे जब 1 पे ये पहुंचेगा, 1 में से 1 माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा। और जब वाइल लूप में हर बार यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 0 > 0 इज़ फॉल्स, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी और स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ तक ही आउटपुट डिस्प्ले होगा। मैं आपको कोड में रन भी कर देता हूँ। ये देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटपुट ऐसे डिस्प्ले हो रही है। आप स्टूडेंट भी साथ साथ ये सारा कोड जो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने भी ऐसे ही आपने अपना जो भी कंपाइलर यूज़ करते हैं या आईडी यूज़ करते हैं उसमें आप कोड राइट करें, और साथ साथ कोड करें, और साथ साथ आउटपुट करें, और साथ साथ आपने वर्ड फाइल भी मेंटेन रखनी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वाइल लूप के थ्रू एक फंक्शन किया कि जो भी इवन नंबर हैं 0 से लेके 25 तक वो हमने डिस्प्ले किए। ये बेसिकली ऐसे ही हमने कोड किया हुआ है। हमने वाइल लूप की स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा 0 और एंडिंग पॉइंट 25,
और वाइल लूप ने लगाया x लेस देन 25। ये लूप कहाँ तक कब तक चलेगी, जब तक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 से लेस रहेगी, तब तक ये वाइल लूप चलेगी। उसके बाद हमने वाइल के अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन में क्या रखा, इफ़ x रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। हमेशा जो इवन वैल्यू होती है उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। स्टूडेंट ये चीज़ माइंड में रख लें, हमेशा जो इवन वैल्यू होती हैं उनका 2 से जब भी रिमाइंडर लेते हैं हम तो वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू 0 से लेकर 25 तक रिपीट होगी और हम हर x की वैल्यू को 2 से क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हुआ तो हम उसको स्क्रीन पे क्या कर देंगे, सी आउट। यहाँ पे हमने इफ़ की बॉडी नहीं की, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इफ़ की बॉडी नहीं डिक्लेयर करते किसी की भी चीज़ की बॉडी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट लाइन होती है वो उसके साथ एसोसिएट होती है। जब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाली फर्स्ट लाइन सी आउट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये इक्वल किसके है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने पिछले जो हमारा फर्स्ट कोड था उसमें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन किया था, तो उसको हम एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट में डिटेल में भी देख सकते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, थोड़ा सा ये हमारी लूप के साथ एसोसिएट हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस का जो डबल सिंबल है इज अ यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच रिप्लेस ए इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू ए प्लस प्लस। जब भी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे ए इज इक्वल टू ए प्लस वन है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, ए प्लस प्लस के साथ। तो ये आपका सेम काम करेगा, ये यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर ऐसे ही डबल माइनस का जो साइन है इज अ यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर विच रिप्लेस ए इज इक्वल टू ए माइनस वन इंटू ए माइनस वन। जो आपका यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो बेसिकली अगर आपके पास कहीं पे इक्वेशन या कहीं पे कोड में ये लाइंस आ रही हैं, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन या एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन या वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो आप उसको सिंपली ए माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, वो सेम काम ही करेगा। यूज़ एज प्री एंड पोस्ट फैशन। अब ये जो आपके पास यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपके एज अ प्री एंड पोस्ट फैशन में यूज होते हैं, जो हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपका अगर ए से पहले आपने किया हुआ तो ये होगा प्री इंक्रीमेंट, मतलब आपने पहले इसको प्लस प्लस करना है, फिर इसको मतलब कि ये क्या करेगा कंपाइलर, ये जो आपका है वो पहले प्लस प्लस करेगा फिर उसको यूज़ करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट पहले आपको उसको यूज़ करेगा या यूटिलाइज करेगा फिर उसमें प्लस प्लस करेगा। प्री इंक्रीमेंट ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट पहले आप उसमें से माइनस कर रहे हैं फिर इसको आप यूज़ कर रहे हैं या डिस्प्ले कहीं पे कर रहे हैं। और पोस्ट डिक्रीमेंट मीन पोस्ट पहले आप उसको यूज़ कर रहे हैं या कहीं पे कोई डिस्प्ले कर रहे हैं फिर उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, आमतौर से बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं कि जब आप सी में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है इंट सी इज इक्वल टू 5, इंट सी इज इक्वल टू 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बिहेवियर या पोस्ट इंक्रीमेंट, हम पोस्ट इंक्रीमेंट का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने सी आउट सी प्लस प्लस, हमने सी में क्या किया प्लस प्लस किया और फिर इसको दोबारा सी आउट किया। हम देखना चाहते हैं जब हमने इसको सी प्लस प्लस किया तो उस टाइम सी में प्लस हुआ कि नहीं हुआ, और फिर हम इसको सी आउट करके सी फिर दोबारा प्रिंट करने गया उसके बाद सी हुआ कि प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे ही हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट प्री इंक्रीमेंट का हम दोनों का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। तो ये ऐसे इसका आउटपुट आ रही है। देखें हमारे पास सी क्या था, अगर इसको मैं प्रोग्राम से अगर रन करूं तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इट इज दिस वन। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 था, c इज इक्वल टू 5, और हमने क्या किया बिहेवियर ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। c ऐसे ही एज ए डिस्प्ले हो गया। लाइन नंबर 6 ऐसे डिस्प्ले हो गया, ओके c 5 था 5 हो गया। फिर इस लाइन नंबर 7 में देखें, लाइन नंबर 7 में हमने क्या किया, हमने c में प्लस प्लस किया लेकिन स्क्रीन पे यहाँ पे प्लस नहीं हुआ।
प्लस सी प्लस प्लस किया हमने, पोस्ट इंक्रीमेंट किया। मीन ये पहले सी को डिस्प्ले करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। और उसके बाद फिर हम लाइन नंबर 8 में हमने सी को फिर डिस्प्ले किया, हम देखा सी 6 हो चुका था। मीन जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे किसी वेरिएबल को तो वो वेरिएबल पहले डिस्प्ले होगा या यूटिलाइज होगा, उसके बाद जो है वो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो लाइन नंबर 6 में हमने उसको किया, लेकिन वो पहले डिस्प्ले हुआ उसके बाद उसने सी प्लस किया, प्लस प्लस उसके बाद हुआ। तो जब हम लाइन नंबर 8 में उसको डिस्प्ले किया तो वो 6 हो चुका था। यह था पोस्ट इंक्रीमेंट का बिहेवियर। अब हम प्री इंक्रीमेंट का बिहेवियर देखते हैं। अब हमने सी लाइन नंबर 9 में सी इक्वल दोबारा हमने इनिशियलाइज कर दिया 5 और हमने सी को एज इट डिस्प्ले कर दिया। ओके, सी 5 था, 5 डिस्प्ले हो गया, दिस इज दैट्स गुड। अब हमने क्या किया, लाइन नंबर 12 में हमने प्लस प्लस सी किया, हमने प्री इंक्रीमेंट किया, मतलब हमने सी में पहले प्लस प्लस किया फिर उसको हमने डिस्प्ले कर रहे हैं। तो 5 में जब प्लस प्लस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 6। ओके, तो लाइन नंबर 12 में हमें 6 डिस्प्ले हो गया। और लाइन नंबर 13 में फिर दोबारा हमने सी को वेरीफाई करने के लिए डिस्प्ले किया, वो भी 6 था। ये था आपके पास बिहेवियर ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड बिहेवियर ऑफ प्री इंक्रीमेंट। ये बेसिकली आपके पास ये इसलिए किया कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आपके पास जब आप प्री इंक्रीमेंट लगाएंगे, प्री इंक्रीमेंट, तो वो हमेशा वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर आपको वो आगे डिस्प्ले होगी। लेकिन आप पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू डिस्प्ले पहले होगी, उसमें इंक्रीमेंट बाद में होगा। आई होप सो कि आप ये चीज़ साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं कॉल पे हूँ, मुझसे वो क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 100। बस ये आपने सम कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 to 100। ये सिंपल प्रोग्राम है, आपने वाइल लूप लगानी है और इंट नंबर इज इक्वल टू 1 और इंट सम इज इक्वल टू 0। आपने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और आपने वाइल लूप लगा ली, वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। यह ना जो वाइल लूप है ये कब तक ही चलेगी, जब तक आपका जो नंबर है वो 1 लेस देन और इक्वल टू 100 होगा। जब 100 से जो ही इंक्रीमेंट होगा, ग्रेटर देन होगा नंबर, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसे ही जब हमने वाइल लूप लगाई और उसमें हमने क्या कहा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सम 0 से इनिशियलाइज था, स्टार्ट में जब वाइल लूप फर्स्ट टाइम चलेगी, नंबर क्या था 1, 1 प्लस 0, सम इज इक्वल टू 1। जब 1 चला है तो सम में क्या आ जाएगा 1 और नंबर में क्या हो जाएगा प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होगा। ये हम कौन सा कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ओके। जब नंबर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट हो के जब ऊपर जाएगा तो नंबर हो जाएगा 2, फिर यहाँ से कंपेयर रहेगा 2 लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, कंडीशन ट्रू, फिर वो 2 आएगा, वो सम में क्या आ जाएगा, सम में ऑलरेडी क्या था 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सम में हो जाएगा 3। ऐसे ही ये वाइल लूप 100 तक चलेगी, ये वाइल लूप 100 तक रिपीट होगी और 100 तक जितनी जगह वो सम आ जाएगा और लास्ट पे आपके पास वाइल लूप जब 101 होगा तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी और सी आउट में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट नंबर। नंबर हमने फर्स्ट इतने नंबर का सम और स्क्रीन पे वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फर्स्ट 100 नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर इज 550। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम था। ये साथ साथ आप अपने डेव सी प्लस में करें। मैंने टाइम को कम लगे और लेक्चर शॉर्ट्स और आपको टू द पॉइंट बात क्लियर हो तो मैंने आउटपुट भी सारा अटैच कर दिए। अब कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। आपने सिर्फ उन नंबर का इवन नंबर का सम कैलकुलेट करना है जो 1 से 100 के दरमियान आते हैं। सिंपली ही स्टूडेंट्स, बाकी सारा कोड सेम है। यहाँ पे एक इफ कंडीशन लग जाएगी, ये कंडीशन, और आपने सम कब करना है, जब सम इज इफ नंबर रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। जब नंबर का रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो तब आपने सम वाली लाइन उसमें लिखनी है, अदरवाइज बाकी सारा कोड सेम है। तो वो 50 का जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये भी सिंपल सेम ही है। यहाँ पे जैसा आपकी एक इफ कंडीशन में आपके पास क्या लगा, बाकी सारा आपका कोड सेम रहेगा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑड नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो बाकी वाइल लूप सेम, इंट नंबर सेम, सम सेम, वाइल का जो कंडीशन है वो भी सेम, बाकी ये कंडीशन भी सेम। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक इफ कंडीशन ये चेंज होगी, इफ नंबर रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0। मीन अगर नंबर का रिमाइंडर 2 अगर लें वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, इस मीन कि वो
ऑड नंबर हो तो उसका सम क्या करो, कैलकुलेट करो, सम उसका फाइंड करो, तो सम उसका फाइंड हो जाएगा। और लास्ट में हमने यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है जब, तो ये ऑड नंबर का जो है ना यहाँ पे लिखना है सम के इवन की जगह, तो ये सम उनका भी डिस्प्ले हो जाएगा। होम टास्क है आपके पास, इनपुट ग्रेड ऑफ क्लास फ्रॉम 10 स्टूडेंट, द ग्रेड मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100। आपने स्टूडेंट्स इनपुट लेने स्टूडेंट के ग्रेड्स, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल ग्रेड इन क्लास एवरेज। आपने स्टूडेंट्स का कोई ग्रेड लेने, फॉर एग्जांपल 3-4 टाइम, और वो टोटल ग्रेड डिस्प्ले करे और क्लास की एवरेज बताए। आपने 10 स्टूडेंट के ग्रेड लेने, ठीक है, वो ग्रेड जो है 0 से 100 के दरमियान होने चाहिए, और फिर उनके टोटल ग्रेड्स और क्लास की एवरेज बताए। ये आपका होम टास्क है। डू व्हाइल स्टेटमेंट, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास दूसरी लूप है डू व्हाइल। डू व्हाइल स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास, देयर मे बी सर्टन सिचुएशन व्हेन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इवन अ सिंगल टाइम। बेसिकली जो हमने पहले व्हाइल लूप स्टडी की है, व्हाइल लूप हमेशा जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगी, अदरवाइज व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप चाहते हो कि लूप चले ही चले, वन टाइम कम से कम चले, कंडीशन ट्रू भी है या फॉल्स है, फॉल्स भी है लेकिन फिर भी वन टाइम चले, तो दिस अकर व्हेन कंडीशन इन व्हाइल इज फॉल्स। इन व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट इन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। वही बात रिपीट होगी, व्हाइल लूप में आप कंडीशन पहले टेस्ट करते हो, व्हाइल लूप में आप कंडीशन पहले टेस्ट करते हो फिर बॉडी एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन डू व्हाइल में थोड़ा सा चेंज है। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन कंट्रोल गोज टू डायरेक्टली टू स्टेटमेंट आफ्टर क्लोज ब्रेसेस ऑफ व्हाइल लूप। इन व्हाइल स्ट्रक्चर द लूप कैन बी एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स। व्हाइल लूप जो है आपकी या वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगी या 0 से ग्रेटर देन, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी व्हाइल की बॉडी में तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज व्हाइल लूप बिल्कुल भी सिंगल टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। देयर मे बी सिचुएशन वेयर इट मे नीड टू सम टास्क मस्ट परफॉर्म एट लीस्ट वंस। आपकी रियल लाइफ सिनेरियो में अक्सर होता है कि आप चाहते हो कि अगर कोई सिचुएशन नहीं भी आती कम से कम वो चीज़ एक बार ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए क्या बना आपका डू व्हाइल स्टेटमेंट बनी। तो स्टूडेंट आपके पास अक्सर ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि आपके पास कम से कम स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो, बाकी अगर उसके बाद कंडीशन फॉल्स भी है लेकिन फिर भी एक बार एग्जीक्यूट लाजमी हो। ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये काम हम किसके थ्रू करेंगे, हम डू व्हाइल के थ्रू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डू व्हाइल लूप एज फॉलो। डू डू मीन आप मतलब सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करो, डू लिखेंगे आप, उसके बाद उसकी बॉडी आ जाएगी और बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आएंगी। मतलब जब फर्स्ट टाइम ये बगैर कंडीशन चेक किए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डू, और इसके अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होंगे स्टेटमेंट की जगह वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी व्हाइल, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोबारा डू रिपीट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगी। आगे हम देखते हैं। Write a program which input from a user character between A to Z and guess whether character match or not. If it match, then display a message congratulations. It give the user 5 chance or try to guess a character. ये हमने while loop करना है। हम थोड़ा प्रोग्राम से जाते हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम को, थोड़ा स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट फ्रॉम अ यूजर एज कैरेक्टर बिटवीन ए टू जेड। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से ए टू जेड तक करेक्टर ले, एंड गैस वेदर करेक्टर मैच और नॉट। उसने ये गैस करना कि करेक्टर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके जो कोड में करेक्टर है उसके साथ। इफ़ इट मैच देन डिस्प्ले अ मैसेज कंग्रेचुलेशंस। इट गिव द यूज़र 5 चांस और ट्राइज टू गेस द करेक्टर। वो यूज़र को 5 चांस देगा। अब देखें, अब आपके पास ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें ये ज़रूरी है कि एक बार कम से कम ये प्रोग्राम लाजमी चले, ये लाइन स्टेटमेंट्स आपकी लाजमी चले। आपने इन ट्राई इज इक्वल टू ट्राई नंबर,
आपने नंबर कितनी बार ट्राई किया वो वाली जो आपकी ट्रैकिंग है वो इस नंबर में स्टोर होगी। और कैरेक्टर आपने गेस मतलब कि जो यूज़र इंटर करेगा कि उसने जो गेस किया वो इसमें सेव होगा। डू डू और इसकी ये बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बॉडी आ गई। अब सी आउट की आपने कैरेक्टर लिया, उसको आपने गेस के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आपने चेक किया, चेक इंटर कैरेक्टर फॉर क्वालिटी। इफ़ जो उसने गेस किया वो इज इक्वल टू एस है तो स्क्रीन पे क्या कर दो, सी आउट कंग्रेचुलेशंस आप प्रिंट कर दो। और उसके बाद आपने ब्रेक, यहाँ पे ये ब्रेक इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ हो जाएगी। जो आपकी वाइल लूप है वो उसको ख़त्म कर देगी, मीन उसने क्या कर दिया, गेस कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी जो ये डू वाइल लूप है इसको ख़त्म कर देगी। अगर ये इसके इक्वल नहीं है गेस तो क्या आ जाएगा, ट्राई इज इक्वल टू ट्राई प्लस वन, मतलब आपकी एक ट्राई काउंट हो जाएगी कि आपने एक बार ट्राई कर ली है। उसके बाद नीचे आएगा वाइल में चेक करेगा ट्राई लेस देन 5। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम आपने इंटर किया और आपसे वो गैस नहीं हुआ तो ये ट्राई 1 बार काउंट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने 5 टाइम ऐसा कोई भी कैरेक्टर इंटर किया जो एस से कम मैच नहीं हो रहा या एस नहीं है वो, तो वो ये वाइल लूप 5 के बाद टर्मिनेट हो जाएगी और वाइल लूप नहीं होगी। और अगर आपने एस इंटर किया तो आपको स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा और वाइल लूप आपकी यहाँ से ये ब्रेक स्टेटमेंट इस आपकी वाइल लूप को डू वाइल लूप को टर्मिनेट कर देगी। और ये जो लाइंस हैं ये लाइंस कंडीशन चेक फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक होने से पहले ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले हो कि वो इंटर करे और वो अगर वो इंटर करता है और गैस अगर उसके साथ हो जाता है तो उसको कंग्रेचुलेशन का मैसेज होगा और 5 ट्राइज जो है वो तक वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी आउटपुट की है, इंटर द करेक्टर ए टू जेड टू गैस एम। एम मैंने इंटर किया, ठीक है, वो दोबारा उसको रिपीट करेगा, इंटर द करेक्टर ए टू जेड गैस, मैंने एस किया और कंग्रेचुलेशंस, प्रोग्राम क्लोज, वाइल लूप क्लोज। उसके बाद अगर दोबारा मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने ए किया फिर बी किया सी किया और उसके बाद एस किया, मैंने 1 2 3 4 4 और 5 ट्राई पे मैंने फिर दोबारा एस किया तो वो कंग्रेचुलेशन वो हमारे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा। अब स्टूडेंट यस मैंने आपको ऑलरेडी टास्क भी दिया था और ये आपने किया भी होगा। आप वो टास्क मैंने एडवांस में इसलिए दिया था आप थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, तो आपको हमारा लेक्चर की में आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू वाइल लूप। जो पैटर्न हमने वाइल लूप के थ्रू किया है, मतलब हमने सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप किया था, वो हमने डू वाइल लूप के थ्रू करना है। शार्ट सा कोड है, आपने क्या करना है, इंट नंबर इज इक्वल टू 1 सम और डू, वो सेम कंडीशन जो है आपने सम इज सम प्लस 1 नंबर प्लस करना और नंबर में ये कंडीशन वाइल में आपने कंडीशन रखनी है वाइल लेस देन 100 और स्क्रीन पे आपने लास्ट पे ये आउटपुट डिस्प्ले कर देनी है सेम एज इट इज ऐसे ही। अब ये स्टूडेंट ये जो है ना ये नंबर -1 हमने किया हुआ है, ये हमने क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स कहाँ पे होगी, 1 ऑफ 1 101 पे जाके फॉल्स होगी और उस टाइम नंबर की वैल्यू क्या होगी 101 और हम सम कितने फर्स्ट 100 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा है हो जाता है उसको हम साथ स्क्रीन पे डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले करते हैं, उसको माइनस करके डिस्प्ले करते हैं, जो एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट हो जाता है लूप की वजह से, तो इसलिए हमने नंबर -1 किया हुआ है, इसमें हमने कन्फ्यूज नहीं होना। सेम इज इट फॉर लेट सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। सेम आपने वही कोड करना है और उसमें आपने इवन नंबर में जैसे इफ़ कंडीशन लग जाएगी, इफ़ अगर नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 तो आपने सम तब कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आपने सम कैलकुलेट नहीं करना। ऐसे ही बाकी आपकी डू की कंडीशन लगेगी और वाइल पे डू की स्टेटमेंट होगी, उसमें बॉडी होगी, बॉडी में आपका कोड होगा और आपने ये वाइल लूप जो है में यहाँ पे आपकी कंडीशन लगानी नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। उसके बाद और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपने कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू वाइल लूप। अब आपके पास सिंपली यहाँ पे नॉट का सिंबल एक ऐड होगा, जो आपका इवन के लिए कोड था सेम एज वही है, लेकिन यहाँ पे सिंबल एक नॉट का आ जाएगा। इस मीन कि अगर वो इवन नंबर नहीं है ऑड है तो तब ये सम कैलकुलेट करे।
फिर आपने राइट अ टेबल ऑफ 5 यूजिंग डू वाइल लूप, आपने फाइल का टेबल लिखना है, ये बेसिकली ऐसे डू वाइल लूप के थ्रू। और यह भी सिंपल है, मैंने साथ साथ कोड ऐड कर दिया है और साथ साथ स्क्रीन इसकी आउटपुट भी अटैच कर दिया है। सिंपली इसमें क्या है, यह सी आउट कर रहा है और काउंटर को हमने इनिशलाइज किया 1 पे, और काउंटर कहाँ तक चलेगा, 10 तक। और ये सिंपली सी आउट में हम काउंटर को मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं और हर लाइन में हम न्यू लाइन में जा रहे हैं, काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगी, तो आपके पास ये 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी लूप है फॉर लूप। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप कैन बी डिस्क्राइब एज, फॉर लूप थोड़ी सी जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ऑलरेडी हमने वाइल और डू वाइल लूप वो थोड़ी सी मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें जो आपके पास सबसे पहले फॉर लूप का कीवर्ड आएगा और उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी। इनके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट्स होगी, और उसके बाद सेमीकोलन होगा, उसके बाद कंडीशन होगी, और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद फिर स्टेटमेंट होगी, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होगी। अब मैं बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट में क्या आएगा, कंडीशन में क्या आएगा और स्टेटमेंट्स में क्या आएगा। आपकी जो फॉर लूप है बेसिकली वो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है, ये वाली पहली स्टेटमेंट, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इसकी उसके बाद ये कंडीशन, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, इसकी कंडीशन क्या है कि लूप कहाँ पे एंड होगी। सेकंड में इसमें क्या आएगी, इसका एंडिंग पॉइंट। और ये जो लास्ट में जो स्टेटमेंट है इसमें आएगा इंक्रीमेंट, सीक्वेंस ऑफ मूविंग, इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, वो सीक्वेंस ऑफ मूविंग यहाँ पे आएगा। मतलब आपकी फॉर लूप में जो तीनों मेन पॉइंट्स हैं जो हमने स्टडी किए थे, किसी भी लूप का जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट और उसका सीक्वेंस ऑफ मूविंग। तो फॉर लूप में ये पहली स्टेटमेंट में इसकी स्टार्टिंग आएगा कि फॉर लूप ने स्टार्ट कहाँ पे होना है। सेकंड नंबर पे ये जो कंडीशन है इस पर एंडिंग पॉइंट आएगा, इसने एंड कब होना है। और यहाँ पे इस जो लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे इसका सीक्वेंस ऑफ मूविंग आएगा कि इसने किस सीक्वेंस में मूव होना है, इसने इंक्रीमेंट के साथ होना है, डिक्रीमेंट के साथ होना है, जैसे भी होना है। और उसके अंदर बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इस बॉडी के अंदर रहेंगी। ऐसे ही ये जो फॉर लूप है ये 1 से क्या हो रहा है, हमने इसको किया इंट आई इज इक्वल टू 1, तो इट्स मीन ये फॉर लूप एक वेरिएबल आई है उसके ऊपर एक मतलब 1 से ये स्टार्ट होगा, और फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, ये बता रहा है कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन 5 या इक्वल टू 5 होगी तब तक ये फॉर लूप चलेगी। और सीक्वेंस ऑफ मूविंग इसका क्या है, इसमें आई में हर बार जब एक बार चलेगी फिर दूसरी बार चलेगी तो हर बार इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। और इसकी जो बॉडी के अंदर ये जो लाइन है ये हर बार प्रिंट होगी, और इस लाइन के अंदर आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी। और ये बेस टी का मतलब ये होता है 4 स्पेसेस। तो इस फॉर लूप का आउटपुट क्या डिस्प्ले होगी, 4 स्पेसेस 1 2 फिर स्पेसेस 5 तक। जब 5 होगी तो ये फॉर लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर था। स्टूडेंट आपने साथ साथ आप डेव सी प्लस पर या आपका कोई और कंपाइलर है या एडिटर है उसमें साथ साथ ये कोड करते रहें और उसे रन करके दिखते रहें आया कि आपकी आउटपुट और मेरी आउटपुट जो स्क्रीन पे है ये सारी मैच कर रही है, कोई इशू तो स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास जो है हमने जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम हम करते रहे हमने वाइल के साथ के लिए किया, डू वाइल के लिए किया, वही हम फॉर लूप के लिए भी कर रहे हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। आपने 1 से 100 तक यूजिंग फॉर लूप आपने क्या करना है, सम ऑफ नंबर आपने फाउंड करना है। ऐसे ही आपने इंट आपने एक नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इन सम डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। सम आपके पास स्टार्टिंग में 0 होता है। अब आपने नंबर इज इक्वल टू 1, अब आपने नंबर ऊपर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे आपने नंबर जस्ट इनिशियलाइज कर दिया, नंबर इज इक्वल टू 1 मीन ये फॉर लूप का स्टार्टिंग क्या है 1, नंबर इज इक्वल टू 1। नंबर लेस देन इक्वल टू 100 मीन इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, जब तक नंबर लेस देन इक्वल टू 100 रहेगा तब तक ये फॉर लूप चलती रहेगी। और उसके बाद इसमें मूविंग का सीक्वेंस क्या है, इसमें हर बार इसमें नंबर में क्या होगा 1 का इंक्रीमेंट होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा। और आपने फॉर लूप के अंदर क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर,
जब स्टार्टिंग में नंबर सम 0 होगा और 1 0 में इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 4 5 ऐसे ही वो सारे इंक्रीमेंट होकर लास्ट पे आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने ये नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1 इसलिए किया है कि ये लूप कब टर्मिनेट हो जाएगी, लूप होगी जब नंबर होगा 1 ऑफ 1 101 101 जब नंबर की वैल्यू होगी तब ये लूप टर्मिनेट होगी। और उस टाइम हम तो सम किस 100 तक सम हो जाएगा, 100 तक सम हो गया, लेकिन नंबर में जब 1 ऑफ 1 हुआ तब लूप टर्मिनेट हुई, तो मतलब नंबर की वैल्यू 1 ऑफ 1 हो गई है, तो इसलिए हम नंबर को -1 करते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए कि ताकि हम वो 100 ही प्रिंट हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। सेम आपके पास वही वाइल और डू वाइल का रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपने इफ लगानी है फॉर लूप के अंदर, और ऐसे ही सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। सेम कोड है आपके पास, आपने सिंपल यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ नंबर रिमाइंडर टू नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास वो ऑड नंबर का सम आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। और आपने फिर यूजिंग राइट अ टेबल ऑफ 5 यूजिंग फॉर लूप, आपने फॉर लूप के थ्रू हमने ये टेबल हमने राइट किया और स्क्रीन पे डिस्प्ले किया और उसके ये आउटपुट आ रही है, ये फॉर लूप के थ्रू हमने किया। अब राइट अ टेबल ऑफ अ नंबर एंटर बाय यूज़र यूजिंग फॉर लूप, टेक नंबर टेबल नंबर एंड इन लिमिट ऑफ यूज़र। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे है कि स्टूडेंट को कहीं उसमें अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे लेक्चर से देख सकता है। मैंने टेबल का नंबर एंटर किया और एंडिंग नेम एंटर की, तो उसने पूरा मुझे 6 का टेबल प्रिंट करके दे दिया। उसके लिए सिर्फ ये आपके पास 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड का जब भी लफ्ज़ आएगा, चाहे नेस्टेड इफ एल्स है, नेस्टेड स्विच है, या नेस्टेड लूप है, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप। नेस्टेड का मतलब ये एक लूप के अंदर, नेस्टेड लूप का मतलब एक लूप के अंदर आपने दूसरी लूप लगानी है। ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये एक वन इफ के अंदर आपने दूसरी इफ एल्स, मतलब आपने बॉडी उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स लगा दी, या उस आपने लूप में अगर आप देख रहे हैं तो एक वाइल लूप के अंदर दूसरी वाइल लूप आ गई, और एक इफ एल्स फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, या फॉर लूप के अंदर आपने वाइल लूप लगा दी, तो इसमें नेस्टेड हो जाइए। सो वी कैन यूज़ लूप इनसाइड लूप बॉडी। आप एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरी लूप यूज़ कर सकते हैं। लॉट ऑफ केयर इज़ नीडेड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी आपको केयर रखनी पड़ती है। फर्स्ट इनर लूप कंप्लीट इस आइटरेशन, देन काउंटर शिफ्ट टू द आउटर वन, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल एंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो इनर लूप होती है वो पहले चलती, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक, उसके बाद जब आपकी इनर लूप कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी आउटर लूप में वो काउंटर आएगा, कंट्रोल आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नेस्टेड लूप है। हमने फॉर लूप क्या किया, हमने एक फॉर लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन 4 मतलब 4 तक चलेगी, 5 लेस देन 5 तक ये रन होगी, और आई में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके बाद आपके पास दूसरी फॉर लूप है, एंड जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 5 और जे प्लस, ये भी सेम है दोनों। और इसके अंदर जो है हमने क्या किया है, सी आउट स्टैटिक प्रिंट की है। अब क्या होगा, ये बेसिकली फॉर लूप ये वाली 1 बार चलेगी 0 बार, और आई इस टाइम क्या 0 होगा। जब ये 0 बार चलेगी तब ये फॉर लूप फुल एक बार, मतलब फर्स्ट फॉर लूप का फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फर्स्ट फॉर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन होगी, और उस एक आइट्रेशन में ये फॉर लूप 5 बार चलेगी, 0 से लेके 4 तक ये फुल 5 बार चलेगी। तो आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास 5 स्टैटिक प्रिंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, न्यू लाइन में। फिर उसके बाद ऊपर वाली फॉर लूप 1 होगी, 0 से क्या हो जाएगी 1, और जब इसकी सेकंड आइट्रेशन होगी, सेकंड आइट्रेशन में ये फॉर लूप फिर 5 बार रिपीट 5 बार चलेगी। ये 5 बार कंप्लीट होगी, मतलब इनर लूप आपकी जब 5 बार कंप्लीट होगी तो आपके पास ये लाइन प्रिंट होगी। ऐसे ही आपके पास थर्ड बार आएगी फिर लाइन प्रिंट होगी, ऐसे ही। तो ये आपके पास नेस्टेड लूप है। कंट्रोलिंग लूप्स, आप लूप्स को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 स्टेटमेंट यूज होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू का। वी कैन यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट टू कंट्रोल आइट्रेशन ऑफ अ लूप।
आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी भी लूप को टर्मिनेट करना चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है आप लूप को ख़त्म कर दो, तो उसके लिए आप ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको आप कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द लूप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम फ्रॉम द लाइन आफ्टर लूप। ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे भी आप कहीं पे लिखेंगे, चाहे वो फॉर लूप के अंदर है, वाइल लूप के अंदर है या डू वाइल लूप के अंदर है, तो एक ब्रेक स्टेटमेंट उस एक लूप को टर्मिनेट करेगी, स्टॉप कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। और दूसरी बार से बाहर अगर आउटर लूप है उसमें चली जाएगी, नहीं तो बाहर कोड में नॉर्मल लाइन्स एग्जीक्यूशन होंगी। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ब्रेक ओनली करंट आइट्रेशन। जो आपकी कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो आपकी एक आइट्रेशन को ब्रेक करती है, लेकिन जो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट है आपकी फुल लूप को टर्मिनेट करती है, फुल लूप को टर्मिनेट करती है। लेकिन जो आपकी कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो आपकी एक लूप के अंदर एक आइट्रेशन को क्या करती है, वो ब्रेक करती है। अब वहीं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाई और हमने कहा, और फॉर लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगी, और हमने कहा अगर इफ़ आई इज इक्वल टू 5 है, इफ़ आई इज इक्वल टू 5 है, तब इसको क्या कर दो, ब्रेक। और उसमें क्या प्रिंट कर दो, इट्स लाइन ऑफ आफ्टर ब्रेक एग्जीक्यूशन। और जब आई 5 होगा, 5 तक ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऐसे इसका आउटपुट आएगा। 1 2 3 5 आया, उसके बाद इट्स लाइन आफ्टर ब्रेक एग्जीक्यूशन। हमने क्या किया, ये लूप 10 तक चलनी थी, लेकिन ये 5 पे जाके ये टर्मिनेट क्यों होगी, इसलिए हुई कि हमने एक कंडीशन लगा के हमने चेक कर दिया कि ये 5 तक पहुंचती है तो लूप को क्या कर दो, ब्रेक। जब ये ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे हमने अटैच किया है तो ये फुल लूप टर्मिनेट हो जाएगी, पूरी लूप प्रोग्राम जो है, कंट्रोलर जो है लूप से बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट एक टाइम में एक लूप को आपको टर्मिनेट खत्म करने की जरूरत है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यू। अब हमने क्या किया, हमने वही लूप है, हमने 10 तक, हमने 1 से 10 तक और उसको रन किया, राइट किया, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है आई इज इक्वल टू 5। अगर आई 5 है तो लूप को क्या कर दो, कंटिन्यू। मतलब ये जो 5 वाली आइट्रेशन है इसको ख़त्म कर दो, 5 वाली आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। मीन आपको स्क्रीन पे 5, अगर आप देखें, अगर इसका आउटपुट, इसके आउटपुट में आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप देखें ये आपकी जो था इसमें 5 नहीं है, 5 इज़ मिसिंग। 5 मिसिंग क्यों है, अब आपने थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। हमने कहा इफ़ आई इज इक्वल टू 5, अगर आई 5 है तो कंटिन्यू, मीन कि 5 वाली आइट्रेशन में ये नीचे वाली लाइन जो है, मतलब जब भी कंटिन्यू का लफ्स आएगा आप समझ लें वो वाली आइट्रेशन में जितनी भी कोडिंग है वो नहीं चलेगी, मतलब उस आइट्रेशन को ख़त्म कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाएगा, आई इज इक्वल टू 5 कर देगा। जो ही आई इज इक्वल टू 5 होगा ना तो ये 5 वाले पे नहीं चलेगा, जब क्योंकि हमने कंटिन्यू का कीवर्ड लगाया, वो 5 से आगे वाली आइट्रेशन पे चला जाएगा फ़ौरन, उसको आगे मूव कर देगा। तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि वो किसी भी लूप की एक आइट्रेशन को ख़त्म करे, किसी भी लूप की एक आइट्रेशन को ख़त्म करता है कंटिन्यू का कीवर्ड। और जो आपका ब्रेक का कीवर्ड है, ब्रेक, ये आपका फुल आपका लूप को टर्मिनेट कर दो, वो फुल लूप, उसकी सारी आइट्रेशन ख़त्म, पूरा लूप टर्मिनेट और बाहर आ जाता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। सी प्लस प्लस फंक्शन, अगर हमारा टॉपिक ये फंक्शंस का है, हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं फंक्शन की, फिर हम इसको प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे कि लैब में हमने फंक्शन को प्रैक्टिकल कैसे करना है। द फंक्शन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोसीजर और सब रूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हें आप प्रोसीजर और सब रूटीन भी कहते हैं, और सी प्लस में से फंक्शन कहते हैं। टू परफॉर्म एनी टास्क वी कैन क्रिएट फंक्शन। कोई भी आपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस में। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय मैनी टाइम। फंक्शन को आप बहुत एक से ज़्यादा टाइम भी कॉल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये मॉड्यूलरिटी आपको प्रोवाइड करता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये 2 पॉइंट में थोड़ा सा नीचे इसको मैंने एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी आपके पास क्या है थोड़ा सा मैं
बता देता हूँ। सी प्लस प्लस कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन को राइट करने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाय क्रिएटिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस यू कैन कॉल इट मैनी टाइम। आपने एक फंक्शन बनाया और उसको आप एक दफ़ा आपने उसको लिख के रख दिया और आप उसको आप बार बार कॉल करें तो वो आपको काम करके दे रहा है। सो वी डोंट नीड टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन अगेन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन करें लिखें कि जिसको आप एक फंक्शन रखें सम के लिए, जिसको आप नंबर दें वो आपको सम करके दे दे। दूसरा फंक्शन आप रखें माइनस के लिए, वो आप उसको वैल्यू दें वो आपको माइनस करके रिटर्न कर दें। फॉर आप अपना काम डिवाइड करना चाहते हैं और जैसे कि आपने रियल लाइफ में आप देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं वो डिवाइड हुए होते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखें, आपने 3-4 फंक्शन बना लिए, सम के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, रिमाइंडर के लिए, आपने ये फंक्शन आपने बना दिए। आप ये चाह रहे हैं कि आप जो है इन फंक्शन को एक ही बार लिख दें और बार बार आपको कोड ना करना पड़े, सम के लिए बार बार कोड ना करना पड़े, मल्टीप्लिकेशन के लिए बार बार कोड ना करना पड़े। एक बार आप फंक्शन राइट कर दें और उसी को बार बार कॉल करें और आपको वो आंसर देता रहे। आपने फॉर एग्जांपल आज अगर आपने उसको कोड को लिख कर रख दिया है और आप उसको बार बार आप बाद में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार सम के लिए कोड लिखना ना पड़े। आप एक बार लिख कर रख दें और बार बार उसे आप कॉल करें वो आपको आंसर करके रिटर्न कर दे। तो इट्स मीन कोड रीयूजेबिलिटी, आप कोड को रीयूज कर रहे हो। मीन आप एक फंक्शन को एक बार लिख के आप उसको दोबारा कॉल कर रहे हो, वो आपको काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा मैंने कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट मे कोड ऑप्टिमाइज, वी डोंट नीड टू राइट मच कोड। अब आपको इसमें क्या होता है, आपका कोड भी कम हो जाता है, कोड ऑप्टिमाइज होता जाता है। आपका फॉर एग्जांपल आपका 1000 ऑफ लाइन है, एक आपके पास फंक्शन आपको फॉर एग्जांपल 10 जगह पे आपके प्रोग्राम में आपको सम करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे 10 दफ़ा सम के लिए लाइंस नहीं लिखोगे, आप एक फंक्शन बना दोगे और उनको 10 जगह पे कॉल करोगे। तो सिंपली क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइज हो गया। आपने कोड को रिड्यूस कर दिया, को रिड्यूस कर दिया। आपने जो लाइंस 10 बार रिपीट हो रही थी आपने एक जगह एक फंक्शन में लिख दी और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहे, तो इट्स मीन कि कोड ऑप्टिमाइज हो गया। तो ये एडवांटेज था फंक्शन का कि आप फंक्शन क्यों स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन पे क्यों मूव कर रहे हैं। कोड रीयूजेबिलिटी होती है और कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, there are two type of functions in C or C++ programming: library functions and user defined function। लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन आर फंक्शन विच आर डिक्लेयर इन C++ हेडर फाइल सच एज skrt, cos और एक्सपोनेंशियल। आप अगर फॉर एग्जांपल skrt का एक ऐसा फंक्शन है, इसका हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे, ऐसा फंक्शन है जो C++ की एक हेडर फाइल सी मैथ में प्री डिफाइंड है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम आगे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही कॉज का है, वो भी आपकी उसमें मैथ वाली लाइब्रेरी में ऐड है, एक्सपोनेंशियल का। तो ये ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, उसको हम लाइब्रेरी फंक्शन करते हैं। वो लैंग्वेज के फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद जो दूसरे फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र बेसिकली डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है जो हम खुद डिफाइन करते हैं। हम अभी कोड में भी करेंगे यूज़र डिफाइन, हम खुद अपने कोड में खुद अपना फंक्शन बनाएंगे सम के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो वो फंक्शन क्या होगा, वो यूज़र डिफाइन होगा। यूज़र डिफाइन फंक्शन आर फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय C++ प्रोग्रामर। बेसिकली अभी आप C++ प्रोग्रामर हैं, आप C++ लैंग्वेज राइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो भी फंक्शन बनाएंगे वो आपका यूज़र डिफाइन फंक्शन होगा, वो आपने खुद डिफाइन किया होगा, so that he she can use it many time। आप उसे many time यूज़ कर सकते हैं। It reduce complexity of a big program and optimize the code। आपकी अगर बहुत ज़्यादा कोड कम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको आप फंक्शन में आप जब डिवाइड करेंगे, पोर्शन बना देंगे, हर कोड को मुख्तलिफ पार्ट्स में करके और फंक्शन से यूटिलाइज करेंगे कोड को, तो उसमें आपकी बिग कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है उसका।
स्टार्ट में सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप से मुराद उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती है, उसकी रिटर्न टाइप कैरेक्टर भी हो सकती है, उसकी रिटर्न टाइप अरे भी हो सकती है, उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है। तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न टाइप है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं हो सकती। उसकी रिटर्न टाइप जब कुछ भी नहीं होती हम उसे वाइड लिखते हैं, या वाइड भी नहीं लिखते, ऐसे ही रखने देते हैं। तो इट्स मीन उसकी आप सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, फंक्शन नेम आता है। यहाँ पे आप उसका फंक्शन का नेम होगा रिटर्न टाइप के बाद, और उसके बाद डेटा पैरामीटर और सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर या पैरामीटर आएंगे उसके अंदर, अगर आप उसके पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके बाद उसकी बॉडी आएगी, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और बॉडी के अंदर यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखनी भी है। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, सी प्लस प्लस फंक्शन एग्जांपल राइट सिंपल फंक्शन, हम पहला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने हैश इंक्लूड आया स्ट्रीम जो आपके पास लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए, और यूजिंग एस स्पेड एसटीडी, ये सी आउट और सी आउट का जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इसमें डिक्लेयर। उसके बाद हमने कहा डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, वाइड है। फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट है, और पैरामीटर कोई भी नहीं है, उसकी हमने बॉडी ऐसी एम्प्टी रखी पैरामीटर वाली स्मॉल ब्रैकेट के लिए। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ गई, ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक सी आउट की एक लाइन स्ट्रिंग की, हेलो देयर, ओके। ये फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हमने पूरा डिफाइन करके और डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिफाइन भी कर दिया, फंक्शन कंप्लीट है, दिस फंक्शन इज कंप्लीट। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हो जो मैंने आपको पहले भी कोड करते बताया था, हमारा जितना प्रोग्राम है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। जब मेन होगा, मेन की बॉडी में आएगा, तो ये ग्रीड यहाँ पे हमने कॉल किया। कॉल करने का तरीका ये है कि जो आपका फंक्शन का नेम है एज इट इज उसका नेम लिखें और ब्रैकेट कर दें, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब मीन हमने उस फंक्शन को मेन से कॉल किया, ठीक है, और हमने रिटर्न जीरो कर दिया। अब क्या होगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी कोई नहीं है, ओके, और इस फंक्शन का इनपुट पैरामीटर भी नहीं है, तो इसलिए हम ये फंक्शन एज इट खाली ही कॉल होगा। तो आपके पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो देयर। मीन आप ये लाइन अगर आप मेन के अंदर भी टैग लिखते हैं तो फिर भी ये हेलो देयर ही होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन की प्रैक्टिस की, आपने एक फंक्शन बनाया मेन से पहले, और आपने उसके अंदर एक लाइन लिखी और उस फंक्शन को मेन से आपने कॉल किया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पे मेन के अंदर आप उसको कॉल कर रहे हैं, ऊपर आपने डिक्लेयर किया। दिस वाज योर फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम ऑफ फंक्शन, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एग्जांपल हम देख रहे हैं और साथ मैंने आउटपुट भी अटैच की हुई है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस। अब आपने एक फंक्शन बनाया, हमने उसकी रिटर्न टाइप वाइड। वाइड मीन ये फंक्शन कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, ओके। उसके बाद फंक्शन का नेम है func, और इसकी इनपुट पैरामीटर भी नहीं है। और बॉडी में हमने रखा एक स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 0, स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड की है। प्रोग्राम में ये चीज़ ऐड की है कि मैंने वेरिएबल के साथ एक स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया है। स्टैटिक का कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो उस वेरिएबल को स्टैटिक कर दे। जो आपने स्टार्ट में जो उसको वैल्यू दिया, जो वैल्यू उसकी होगी वही वैल्यू जब आप उसको बार बार आप उसके आप फंक्शन को कॉल भी करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो स्टैटिक रहेगी। मीन आपने स्टार्ट में 0 दिया तो वैल्यू 0 होगी, बाद में इसको हम +1 करेंगे तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। दोबारा अगर उसको आप स्टैटिक इंटीजर 0 करेंगे तो वो 0 नहीं होगी, मीनिंग कि वो वैल्यू उसकी स्टैटिक रहेगी। एक होता ये, इसको हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में अभी आगे देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ओके। और स्टैटिक वेरिएबल हमने इंट आई इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया और साथ इसको हमने 0 इनिशियलाइज भी कर दिया, और इंट हमने नॉर्मल वेरिएबल लिया जे, दिस इज लोकल वेरिएबल, और हमने आई इज प्लस प्लस जे इज प्लस प्लस सी आउट आई इज इक्वल टू, और ये स्क्रीन पे हमने आई और जे की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। अब क्या किया, इस फंक्शन को हमने मेन से कॉल किया 1 प्राइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले, आप देखें स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हुआ, स्क्रीन पे आई इज इक्वल टू 1,
जे आपके पास तीनों टाइम क्या हुआ है, 1 1 डिक्लेयर हुआ है। क्यों? जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम रन होगा यहाँ पे मेन पे, कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जे ज़ीरो, जे हर टाइम +1 होगा, फिर जे बार बार वो ज़ीरो पे इनिशियलाइज होएगा। लेकिन जो स्टैटिक होता है आपका, स्टैटिक का आपने फर्स्ट टाइम उसको जो डिक्लेयर कर दिया ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो दोबारा अगर उसने आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो वो इंक्रीमेंट उसके अंदर रहेगा, वो दोबारा ज़ीरो से इनिशियलाइज नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक मीन कि आपने इसको जो वैल्यू जब उसको फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर दी, इनिशियलाइज के बाद जब भी आपने उसकी वैल्यू चेंज की तो वो चेंज वाली वैल्यू उसमें रहेगी। जब फर्स्ट टाइम आपके किया तो आई क्या होगा, 1, तो स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट होगी, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जब आप फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे, जे तो दोबारा ज़ीरो से हो जाएगा इनिशियलाइज, लेकिन आई नहीं होगा, ठीक है ना। आई क्योंकि एक ही बार वो होता है, क्या होता है, एक ही बार वो डिक्लेयर होता है जब उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड होता है। आई में फिर आई में वैल्यू 2 रिमेन रहेगी, 1 थी उसमें 2 हो गया। ऐसे ही जब फंक्शन हम थर्ड टाइम हम रन करेंगे मेन से यहाँ पे रन होगा तो आई 3 हो जाएगा और जे 1 हो जाएगा। दिस इज अनदर सिंपल एग्जांपल ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फंक्शन है जो हमने लिखा है, राइट अ फंक्शन विच विल ऐड 2 नंबर। हमने एक ऐसा फंक्शन लिखा है जो 2 नंबर को क्या कर रहा है, ऐड करके आपको रिटर्न कर रहा है, जो जिसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया था। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आपने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या, इंट, मतलब ये नंबर आपको क्या करेगा, कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और प्रोग्रामिंग में इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक। इंटीजर में, प्रोग्रामिंग में इंटीजर में पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आती, ये इंटीजर मैथमेटिक्स वाला इंटीजर नहीं है, ये 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं। प्रोग्रामिंग में इंट से हमारा डिजिट्स हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट है, मैं थोड़ा रिपीट कर लिया। ये आपको 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स की फॉर्म में कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये उस फंक्शन का नेम है, इनपुट पैरामीटर, इंट ए इंट बी। इसका यह मतलब है कि आपके पास एक वेरिएबल होगा, ये इनपुट लेगा जिसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। एक वैल्यू 1 एक वेरिएबल लेगा जिसकी टाइप इंटीजर होगी, और ये वेरिएबल 2 होगा जिसकी टाइप इंट होगी। और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न हम इसे a प्लस बी, जो ही वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हम ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। ये हमने फंक्शन को डिक्लेरेशन कर ली। उसके बाद मेन फंक्शन आ गया, मेन की बॉडी आ गई। हमने क्या किया है, इंट वेरिएबल या इंट सम, ओके, हमने जैसे इसको डिक्लेयर किया। कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यू इन सम, यहाँ पे हमने 8 फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और उसको हमने फर्स्ट वैल्यू क्या दी है, 100, और सेकंड वैल्यू क्या दी है, 78, और उसको हमने स्टोर किस में किया है। बेसिकली ये जब हम इस फंक्शन को जब हम वैल्यू पास करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ए की जगह 100 आ जाएगा और बी की जगह 78, और ये 100 प्लस 78 रिटर्न होके यहाँ पे ए मतलब के सम में जाके स्टोर होंगे। बी, इस पूरी फुल बी फंक्शन की जगह इन दोनों का सम आ जाएगा। यही फंक्शन आप कॉल करेंगे उसकी जगह आ जाएगा सम, और 100 प्लस 78 का सम आके सम में स्टोर हो जाएगा। फिर हम स्क्रीन पे सी आउट करके डिस्प्ले कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने एक ऐसा फंक्शन लिखा है जिसको हमने इनपुट पैरामीटर भी दिए हैं। ये फंक्शन ऐसा था जिसका इनपुट पैरामीटर भी थे। फर्स्ट वाला जो हमने 2 फंक्शन किए हैं उनमें इनपुट पैरामीटर नहीं थे, लेकिन इस फंक्शन में इनपुट पैरामीटर है और इसकी रिटर्न टाइप भी है। तो जब रिटर्न टाइप होती है तो रिटर्न टाइप आपको किसी में स्टोर करनी होती है, ठीक है ना। तो उसलिए हमने एक सम का वेरिएबल लिया और सम में इसकी रिटर्न टाइप स्टोर की और उसको हमने फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप, थोड़ा सा फंक्शन ये थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा मैं पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इसमें इन सी प्लस प्लस कोड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर फंक्शन कॉल। सी प्लस प्लस में जो आपका फंक्शन होता है वो आपकी डिक्लेरेशन मतलब जो होती है वो मतलब डिफिनेशन जो होती है वो आपको मेन फंक्शन से पहले करनी होती है, ठीक है। हाउएवर इफ वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन आफ्टर द फंक्शन कॉल वी नीड टू यूज द प्रोटोटाइप। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप मेन के बाद, मोस्टली फंक्शन मेन के अंदर कॉल होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप फंक्शन को मेन की बॉडी के बाद डिफाइन करें तो उसके लिए क्या होगा, आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप वहाँ पे टॉप पे लिखनी होगी।
फंक्शन की प्रोटोटाइप मीन आपने फंक्शन का फुल एज इट इज़ की रिटर्न टाइम, नेम और पैरामीटर आपने लिख देने और उसके बाद सेमीकोलन लगा देना। इस मीन आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये आप नीचे डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने फंक्शन की टॉप पे क्या कर दी, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी। प्रोटोटाइप मीन आपने उसकी एक सैम्पल बना के मेन से ऊपर आपने डिक्लेयर कर दी कि ये फंक्शन नीचे हम डिफाइन किए जा रहे हैं। तो उस फंक्शन को जब मेन में आप कॉल करेंगे हम, तो ये एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वही जो आपने रिसेंटली आपने कोड किया था दो नंबर को सम करने के लिए, उसी को हमने क्या किया पिछले वाले अगर हम देखें, यहाँ पे ये मेन से पहले क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ है, फुल डिफाइन हुआ है फंक्शन। लेकिन यहाँ पे मेन के बाद, यहाँ पे क्या हुआ, मेन के बाद जाके हमने डिक्लेयर किया। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है, मेन से पहले उसकी प्रोटोटाइप लिख दी है। प्रोटोटाइप में क्या आएगा, उसका रिटर्न टाइम, फंक्शन का नेम और बॉडी में अगर जितने पैरामीटर हैं उनकी टाइप लिख देनी है आपने, वैल्यू सारा लिखने की जरूरत नहीं, और लास्ट में सेमीकोलन आएगा। बाकी सारा काम वही कर रहा है। हम इन सम में हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और ऐड फंक्शन कॉल किया। आप फंक्शन जो कॉल करेंगे वो यहाँ पे आएगा और रिटर्न सम करके हम सम में रिटर्न करके वो डिस्प्ले कर रहे हैं। दिस वाज फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन जैसे एक लाइन के लिए हमने ये टॉपिक स्टडी किया है कि जब यह फंक्शन को उसकी कॉलिंग करने, कॉल यहाँ पे हो रहा है लाइन नंबर 13 में हो रहा है, फंक्शन आपने डिफाइन कहाँ पे किया, लाइन नंबर 19 में। तो जब आप चाहते हैं कि आप डिफाइन बाद में करें और कॉल पहले हो रहा हो फंक्शन, तो उसके लिए आपको ऊपर प्रोटोटाइप लिखनी पड़ती है। अब राइट अ फंक्शन विच विल क्रिएट मैक्सिमम 2 नंबर, आपने एक ऐसा फंक्शन रखना है, फंक्शन लिखना है जो मैक्सिमम 2 नंबर मैक्सिमम नंबर बताए 2 नंबर में से, ऑफ 2 नंबर, दिस इज ऑफ 2 नंबर। अब यूजिंग नेम्स पे एसटीडी, आपने एक फंक्शन क्या किया, प्रोटोटाइप उसकी डिक्लेयर कर दी। दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की। इंट मैक्स, फंक्शन का नाम मैक्सिमम है, रिटर्न टाइप इंटीजर है और ये नंबर 1 ले रहा है और ये नंबर 2 भी, दो इनपुट वेरिएबल ले रहा है। मेन बॉडी यानी 2 लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन की, 2 वेरिएबल की डिक्लेरेशन की। इंट ए इज इक्वल टू 100, इंट बी इज इक्वल टू 200 और इंट आर ई टी, ये हमने बेसिकली उसकी रिटर्न टाइप रखने के लिए आपने इसको स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे हमने मैक्स का फंक्शन कॉल किया। ए की जगह क्या जाएगा 100 की वैल्यू जाएगी और बी की जगह 200 की, इसकी फुल कॉपी जाएगी। और स्क्रीन पे हमने इसको क्या कर दिया, जब मैक्स का फंक्शन कॉल होगा तो ये फ़ोन प्रोग्राम कहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम सारा यहाँ पे आ जाएगा इस मैक्स वाले फंक्शन में। नंबर 1 की जगह क्या आ जाएगा, 100 हमने पास किया और नंबर 2 की जगह 200। देखें यहाँ पे हमने ए और बी पास किया, यहाँ पे हम ले क्या रहे हैं नंबर 1। ये आप वेरिएबल के नेम डिफरेंट हो सकते हैं जब आप पास कर रहे हो और जब आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद जब ये आते हैं यहाँ पे नंबर 1 में की जगह 100 नंबर 1 में आए और 200 नंबर 2 में, और आपने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट का, आपने यहाँ पे कंपेयर किया इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1। मगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो रिजल्ट में क्या स्टोर कर दो, नंबर 1। एल्स अगर नंबर अगर ये ग्रेटर देन नहीं, इसमें ये लेस देन होगा, तो फिर नंबर रिजल्ट में नंबर 2 स्टोर कर दो और रिटर्न आपके कर दो रिजल्ट। तो जो भी कोई वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी तो वो आपके इस वाली वैल्यू में आ जाएगी, इस फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा और आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। ये एक आउटपुट है, ये हमारे पास 100 थी 200 थी, तो आउटपुट में हमारे पास 100 वाला आउटपुट आया। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा फंक्शन का लास्ट प्रोग्राम है। बाकी मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दूंगा काफ़ी सारे फंक्शन के क्वेश्चन भी। हमारा लास्ट प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इससे पहले हमने जितने भी फंक्शन किए हैं यूज़र डिफाइन, हमने खुद अपना फंक्शन बनाया, हमने सम के लिए फंक्शन बनाया, मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट फंक्शन बनाया, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम का जो डिफाइन है लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी यूज़ की सी मैथ। ये बेसिकली प्री डिफाइंड, इसमें बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। और इसकी तरह हमने मेन में हमने एक डबल का नंबर, डबल बेसिकली होता है वो पॉइंट्स में भी आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने डबल का 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक नंबर का और स्क्वायर रूट का। और आप देख रहे हैं
प्रॉपर जो मैंने कोड किया वो आपका कैमल केस को फॉलो कर रहा है। जितने भी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कैमल केस के हिसाब से हमें वो हैं, वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और नंबर को आपने क्या क्या दे दिया, 25.0। ओके। एस के आर टी इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन टू क्लियर द स्क्वायर रूट। और ये लाइब्रेरी फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, सी मैथ की अंदर। और आपने सी आउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अब देखें ये आपका ये स्क्वायर एस के आर टी ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। इस नंबर में आपने क्या दिया, 25 दिया। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, इसका स्क्वायर रूट, वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 5 होता है। तो ये जो हमने फंक्शन यूज़ किया, प्री डिफाइन जो फंक्शन था वो एस क्यू आर टी का, उसने हमको रिटर्न में क्या दिया, उसका स्क्वायर रूट दिया हमारे नंबर का। तो दिस वाज आवर फाइनल लास्ट प्रोग्राम ऑफ द फंक्शन। और इसके बाद जो है अगला जो हमारे पास बेसिक टॉपिक है वो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड पॉइंटर है, जो हम नेक्स्ट, और उसके बाद अरेज हैं वो हम नेक्स्ट लैब में हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की, कवर करने की।